अच्छा तो सैम्पलिंग की हमारे पास बहुत सी टाइप्स हैं। सैम्पलिंग हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग भी होती है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी होती है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग भी होती है, क्लस्टर्ड भी होती है, कन्वेंस भी होती है, कोटा भी होती है, जजमेंटल भी होती है और स्नोबॉल सैम्पलिंग भी होती है। तो हम सबसे पहले रैंडम सैम्पलिंग को देख लेते हैं। रैंडम जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आप कोई भी चीज अपनी मर्जी से नहीं लेते, रैंडमली आप सैंपल कलेक्ट कर रहे होते। रैंडम सैम्पलिंग में आप सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि आप मुख्तलिफ एरिया से सैंपल कलेक्ट करते हैं और उस सब सैंपल को आपस में मिला देते हैं। अगर लेट सपोज हम सॉइल की बात करें, तो आपने जो डिफरेंट एरिया से सॉइल कलेक्ट किया था, तो उस सब सॉइल को आपने मिला दिया। उसके बाद आपने क्या किया, उस सॉइल को मिलाने के बाद, क्योंकि हमेशा हम एक खास, हमें तो सैंपल बहुत थोड़ा सा चाहिए होता है ना। आपने बहुत सारे एरिया से सॉइल कलेक्ट किया था, आपके पास अच्छा खासा सॉइल होगा, डिपेंडिंग ऑन द नीड आपको कितना चाहिए। आप क्या करें, सारे के सारे सॉइल को
इस तरीके से एक पूरा का पूरा सर्कल की फॉर्म में बनाकर रख दें। जब आप उस सर्कल की फॉर्म में बना देंगी तो वो अब पूरा का पूरा सॉइल जो कि आपने अभी मुख्तलिफ एरियाज से कलेक्ट किया था उसको आपने मिक्स किया, मिक्स करके आपने उसकी एक पैलेट सी बना ली। उसके बाद उस पैलेट को आप 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दें, इक्वल 4 हाफ्स बनाएं उसके। मेरे वाले थोड़े से अनइक्वल है लेकिन आप उसके इक्वल 4 हाफ्स बनाएंगी और उन इक्वल हाफ में से एक हाफ लेके आप उसकी एनालिसिस कर लें। अब ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉपुलेशन है, इसको हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, जब आप सैंपल को रैंडमली कलेक्ट करती हैं फ्रॉम दी पॉपुलेशन, जिसमें आपकी कोई जजमेंटल, जब आप इसमें जजमेंटल नहीं होते, इसमें आप प्रीजुडिस नहीं होते, इसमें आप बायस नहीं होते। जब आप किसी भी प्रॉब्लम से मतलब बढ़कर आप कोई काम कर रही होती हैं तो वो आपकी जजमेंटल रैंडम सैम्पलिंग कहलाती है। और सैम्पलिंग टाइप में सबसे बेहतरीन जो है वो रैंडम सैम्पलिंग ही कहलाती है, क्योंकि इसमें किसी भी किस्म की पर्सनल इन्फ्लुएंस इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। उसके बाद हमारे पास आती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हमें एक सिस्टम के तहत इस सैम्पलिंग को लेना पड़ेगा। अगर लेट सपोज हम किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेथड को हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, तो फिर हमारी सैम्पलिंग भी अब हमें सिस्टम के हिसाब से लेनी होगी ना, कि एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में हमें हमारी सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि रैंडम सैम्पलिंग हमारी बिल्कुल रैंडम होती है, वो हमारे पास एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, मतलब उसमें हमारे पास एक चीज दूसरे पर इन्फ्लुएंस नहीं कर रही होती, बिल्कुल रैंडमली हम सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो सैंपल होता है वो हमारे पास पॉपुलेशन के रेगुलर इंटरवल्स के हिसाब से होता है। इसमें हमारे पास सिलेक्शन जो होती है, जिसके बेसिस पे हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ सैंपल से लेकर सैंपल साइज पर डिपेंड कर रहा होता है और वो इक्वल इंटरवल के हिसाब से रिपीट हो रहा होता है। ये टाइप ऑफ सैम्पलिंग जो होती है ये हमारे पास रेंजेस को के लिए प्रेफर की जा रही होती है, और इसमें हमारे पास जो सैम्पलिंग टेक्निक है वो हमारे पास टाइम भी कम कंज्यूम करता है, इसमें हमारा बहुत ज्यादा टाइम जाया नहीं होता। जैसे कि आपका रैंडम सैम्पलिंग काफी लीथल होता है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आपका इतना लीथल, इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, क्योंकि आप एक सिस्टम के तहत जा रहे होते हैं। अगर मैं बहुत सिंपल सी मिसाल दूं तो लेट सपोज अगर मैं कोई 1000 लोगों की पॉपुलेशन को देखना चाहती हूँ, 1000 मतलब हाँ, मेरे पास सैंपल जो है वो 1000 का सैंपल है और 1 लाख की पॉपुलेशन है मेरे पास। तो हमारे पास जो इसमें हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस पॉपुलेशन के, जो 1 से 1 लाख के दरमियान होंगे, वो सारे के सारे हम चूज करेंगे उसके 100 पोजीशन के हिसाब से। इसका मतलब है हर 100 में से एक को मैं ले लूंगी, हर 100 में से एक को मैं ले लूंगी, तो मैं एक सिस्टम के तहत मैं इसको डिजाइन कर लूंगी कि मुझे किस तरीके से अपना सैंपल लेना है, तो मैं उसको एक सिस्टमेटिक वे में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। अगर मैं रेंडमली ले रही हूँ, कि जैसे कि अगर लेट सपोज मैंने एक बिल्डिंग में गई और एक बिल्डिंग में मैंने सोचा कि मुझे 10 सैंपल लेने, तो मैं रेंडमली चलते चलते किसी भी घर पे रुक गई, चलते चलते किसी भी घर पे रुक गई, ये रैंडम सैम्पलिंग है। लेकिन अगर मुझे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग लेनी है तो फिर मैं एक सिस्टम के तहत जाऊंगी कि अच्छा अगर मैंने ए ब्लॉक से 2 घर लिए थे तो बी ब्लॉक से भी मुझे 2 घर लेने, बी ब्लॉक से 2 घर लिए थे तो सी ब्लॉक से भी 2 घर लेने। तो ये हमारे पास सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो जाएगी कि मैं एक सिस्टम के तहत उस सैंपल को कलेक्ट कर रही हूँ। इसमें हमारे पास टाइम कम कंज्यूम होता है, रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है कि इसमें हमारे पास हम क्या करते हैं, अपना जितना भी पॉपुलेशन होता है ना उसको हम छोटे छोटे ग्रुप्स में तोड़ देते हैं, मगर वो ग्रुप्स जो है वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होते, मगर वो सारी की सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट जरूर कर रहे होते हैं। स्ट्रेटिफाइड में हम क्या करते हैं, पूरे की पूरे पॉपुलेशन को छोटे छोटे ग्रुप्स में तोड़ देते हैं। वो ग्रुप्स एक दूसरे से ओवरलैप तो नहीं हो रहे होते, लेकिन एक अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट जरूर कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास जो सैम्पलिंग होती है वो हमारे पास ग्रुप्स के फॉर्म में की जाती है, और वो ग्रुप्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके जरिए हम अपनी सैंपल को सेपरेट कर रहे होते हैं। अगर लेट सपोज हम ऐसा करें कि हम कोई चीज एनालाइज करना चाह रहे हैं, किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखना चाह रहे हैं, तो वो हम क्या करेंगे, अगर वो जो लोग हैं जो किसी पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग करते हैं, हम उनकी एनुअल इनकम के ऊपर काम करना चाहें,
और हम उसकी अगर हम देखना चाहेंगे कि कोई लोग लेट सपोज टीचिंग से वो हैं, बिलोंग करते हैं, या कुछ लोग डॉक्टर हैं, तो हम उनकी मंथली इनकम को ऑब्जर्व करना चाहें तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम, अगर हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन की मंथली इनकम कितनी है, लेट सपोज हम ये देखना चाहें, तो हम क्या करें, डॉक्टर्स का एक ग्रुप बना दें, रिसर्चर्स का दूसरा ग्रुप बना दें, टीचर्स का तीसरा ग्रुप बना दें। तो हम क्या करें, उन ग्रुप्स को बना दें, लेकिन वो ग्रुप पॉपुलेशन को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। उसके जरिए हम तमाम के तमाम पॉपुलेशन की इनकम को एनालाइज या ऑब्जर्व कर सकेंगे। तो ये हम क्लस्टर्ड, ये हमारे पास क्या आती है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कि हम उसको स्ट्रेटा में डिवाइड कर रहे हैं, पर्टिकुलर को एक तरफ करके स्ट्रेटा बना रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की एग्जांपल है। देखिए स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है कि पहले आप अपने पूरे के पूरे पॉपुलेशन को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जिन ग्रुप्स में आप डिवाइड करेंगी वो ग्रुप्स आपकी पॉपुलेशन का हिस्सा होना चाहिए, आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। फिर लेट सपोज अगर मैं मंथली इनकम की बात करूं तो मैंने मंथली इनकम के हिसाब से अपने एक तरीके के लोग, दूसरे तरीके के लोग एक अलग कर दिए, एक पूरे ग्रुप्स बना दिए। लेकिन उसमें भी अगर आपको लग रहा है कि कोई जो किसी की जो इनकम है वो बहुत डिफरेंट आ रही है, बहुत डिफरेंट जा रहा है वो पूरे के पूरे सिस्टम से, तो उस एक पर्टिकुलर कैन में सैंपल को आप एलिमिनेट भी कर सकती है, क्योंकि वो आपके पूरे के पूरे डेटा को बहुत ज्यादा ऑल्टर कर देता है, मतलब बहुत ज्यादा चेंज कर देगा। तो उसको आप एलिमिनेट करके अपना एक प्रॉपरली एक पूरा सिस्टम बना सकती हैं, एक पूरा मेथड बना सकती हैं, जिससे आप प्रॉपर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं अबाउट योर डेटा या अबाउट योर पॉपुलेशन। तो उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना होगा कि एक छोटे छोटे ग्रुप जो कि देखें, अच्छा हम इसको दूसरी तरीके से देखते हैं। अगर लेट सपोज हम ये कहना चाहें, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में कोई कहे कि, या क्या मैं किसी भी मुल्क की बात कर लें, अमेरिका की कर लें, किसी की भी कर लें, अगर वो ये कहे कि आपके इस मुल्क में हमारे पास, बल्कि आप लोगों ने एक सेकंड, आप लोगों ने बहुत दफा ऐसा सुना भी होगा कि लोग कहते हैं कि क्या मैं किसी भी मुल्क में इतने परसेंट जो लोग हैं वो उनकी तो डेली वेज से भी कम से वो है इनकम है, इतने परसेंट लोग जो है वो अच्छा कमाते हैं, और सिर्फ 1-2% ही हैं जो कि अशराफिया में आते हैं, जिनको आप अशराफिया करके हाईलाइट कर रहे होते हैं। तो ये काम कैसे किया जाता है, ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है। आप क्या करते हैं, आपने लेट सपोज अपने पूरे के पूरे पूरे के पूरे पॉपुलेशन को ग्रुप्स बनाया। ग्रुप्स किस तरह बनाए कि जितने भी लोग 1000 से 2000 रियाल कमा रहे हैं, या 1000 से 2000 डॉलर कमा रहे हैं, या 1000 से 2000 पाउंड कमा रहे हैं, आपने उनको एक तरफ कर दिया। फिर जो भी 2 से 3000 या 2 से 5000 की रेंज में कमा रहे हैं उनको आपने एक तरफ कर दिया। इस तरह करते करते आपने इंटरवैल ऑफ क्या नाम है के हिसाब से कौन लोग कितने पैसा कमा रहे हैं उस हिसाब से आपने उन्हें अलग कर दिया। इससे आपको एट द एंड ऑफ द डे ये पता चल जाएगा कि आपके मुल्क में जो पॉपुलेशन है उसमें कितने परसेंट लोग जो हैं वो बहुत मिनिमम वेज पे चल रहे हैं, जो कि मुश्किल से 1000 से 2000 रुपए 2000 डॉलर कमा रहे हैं। कितने हैं जो हम आपके पास हजार, जो आपके पास 10 से 15 हजार में आ रहे हैं, कितने हैं जो 40 से 50 हजार में आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको पॉपुलेशन का डिफ्रेंसिएशन पता चल जाएगी कि आपकी कितनी पॉपुलेशन कितनी इनकम के ऊपर जा रही है। तो इससे आप उसको स्ट्रेटिफाई कर रहे हैं, स्ट्रेटा बना रहे हैं, आपको ये पता चलेगा कि आपके मुल्क में मिनिमम वेज से लेकर मैक्सिममली कितना तक पॉपुलेशन जो है वो मनी गेन कर रही है, मतलब पैसा कमा रही है। तो बाय दैट मीन्स आप अपने सैंपल को स्ट्रेटा में डिवाइड करके उसको एनालाइज कर रहे हैं। ओके बात ओके, उसके हमारे पास आता है क्लस्टर्ड सैम्पलिंग। क्लस्टर्ड में आप क्या करते हैं, इसमें भी आप अपने सैंपल को जो है वो पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे होते हैं, क्लस्टर्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे आप क्लस्टरिंग कहते हैं ना, कोई चीज क्लस्टर हो गई, या जो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह जमा होने लगते हैं तो आप कहते हैं हाँ ये लोग क्लस्टर्ड हैं या ये लोग गैदर्ड हैं। तो सिमिलरली आप अपने पास क्लस्टर में सैम्पलिंग भी कर रहे होते हैं। क्लस्टर्स को ऐसे क्लस्टर्स बनाए जाते हैं जो कि आइडेंटिफाई किए जा सकें, और वो आपके सैंपल की बेसिस पर आपकी किसी भी पैरामीटर को आप बता रहे हो, जैसे कि आपकी एज बता रहे हो, आपकी लोकेशन बता रहे हो, आपकी हाइट बता रहे हो, आपका जेंडर बता रहे हो। तो ये आपको बहुत सिंपल कर देता है किसी सर्वे को बनाने में, किसी लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने में। जैसे कि आपने सुना होगा कि वक्त के साथ लोगों की हाइट बहुत कम होती चली जा रही है, तो आप लोगों ने फिर साथ में ये भी सुना होगा कि
इतनी हाई, मतलब बहुत से लोग हैं जो अपनी ओरिजिनल ग्रोथ को नहीं पहुंचते। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, फिर आप इस पर सर्वे जब करते हैं तो इस तरह के सर्वेस के लिए आपको क्लस्टर सैम्पलिंग करनी पड़ती है। ये क्लस्टर सैम्पलिंग कहलाती है कि जब आप लेट सपोज आप अपने पूरे पाकिस्तान को शहरों में डिवाइड करके और फिर आप क्या करें, हर शहर का एक क्लस्टर बना दें और उन या प्रोविंसेस को डिवाइड कर दें, मतलब पूरे पाकिस्तान को प्रोविंसेस में डिवाइड करके हर प्रोविंस का एक क्लस्टर समझ लें और उसके ऊपर बात करें कि अच्छा जो सिंध है वो पंजाब से बेहतर है या पंजाब से बुरा है, या जो पंजाब है वो सिंध से तरक्की में आगे है या पीछे है। इस तरह करके आप क्या कर रहे हैं, आप पूरे के पूरे पॉपुलेशन को क्लस्टर में डिवाइड कर रहे हैं और उन क्लस्टर के ऊपर फिर आप अपनी कोई भी सर्वे एनालिसिस करने में, आपको ये मैं बताती हूँ, ये जो मुख्तलिफ तरह की सैम्पलिंग होती है ना, मैंने आपको पहले बताया था कि सैम्पलिंग आप डिजाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर नीड। जैसी आपकी नीड होती है आपका सैम्पलिंग वैसे ही आपको करना पड़ता है। तो अगर आपकी नीड ऐसी है कि आप सर्वे एनालिसिस की तरफ जाना चाहते हैं, आप किसी चीज का सर्वे करना है, तो डेफिनेटली फिर आप सैम्पलिंग भी क्लस्टर की बेसिस पे करेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा किसी चीज की हेल्थ क्वालिटी या किसी चीज के पानी के बारे में बता रहे हैं या सॉइल के बारे में बता रहे हैं, तो तब आपको रैंडम सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। तो देख लिया जाता है कि आप काम किस चीज पर कर रहे हैं, उस बेसिस पर आपको अपना सैंपल का मेथड डिजाइन करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास आता है कन्वेंस्ड सैम्पलिंग। नाम से पता चल रहा है कि आप किसी चीज के बारे में अपनी कोई माइंड को क्लियर करने के लिए किसी बात के ऊपर जाना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर पहले मैं इसकी एक एग्जांपल दूंगी, लेट सपोज आप ऐसा कर रहे हैं कि आप किसी एनजीओ के जरिए कोई सैंपल कलेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई कन्वेंस सैम्पलिंग करना चाह रहे हैं। आप किसी पर्टिकुलर मॉल में जाएंगी और उसमें आप अपने पम्फलेट्स या अपनी जो भी क्या नाम ब्रोशर्स हैं वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी। तो इसका मतलब है कि आप तो बहुत प्रॉपरली आप देख कर गई है ना, कि आप अगर प्रमोशन करने जा रही हैं, अपने किसी कॉन्सर्ट का प्रमोशन करने जा रही हैं, या आप अपने किसी ब्रांड का लॉन्च करने के लिए प्रमोशन करने जा रही हैं, तो आपको पता होगा कि आपको किस तरीके की जगह पर जाके लोगों को कन्वेंस करना है। तो इसको कन्वेंस सैम्पलिंग कहते हैं। कि आप अगर लेट सपोज आप किसी कॉन्सर्ट की प्रमोशन करने जा रही हैं, तो आप किसी देहात में तो नहीं जाएंगी ना, आप किसी झुग्गियों वाले इलाके में तो नहीं जाएंगी ना, आप फकीरों की बस्ती में तो नहीं जाएंगी। अगर आपको अपनी कॉन्सर्ट की या किसी नए ब्रांड की लॉन्चिंग करने जानी है, तो आप कहाँ जाएंगी, आप डॉल्मेन में जाएंगी, आप ओशन में जाएंगी, आप बड़े बड़े मॉल्स में जाएंगी, जहां पर आपको पता होगा कि ऐसे लोग आए हुए हैं, पूरे शहर से ऐसे लोग आए हुए हैं जो कि ब्रांड्स अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे लोग आए हुए हैं जो ब्रांड्स खरीद के पहन सकते हैं। अब हो सकता है उसमें बहुत थोड़ी पॉपुलेशन ऐसी हो जो सिर्फ घूमने आई हो, ऐसा अमूमन बहुत कम होता है, मोस्टली शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो जब आप वहां पर अपने किसी चीज की प्रमोशन करेंगे तो आप कन्वेंस सैम्पलिंग कर रही हैं, कि आपको पहले ही पता है यहाँ पर आपकी मर्जी की पॉपुलेशन जमा है, आप उसको कन्वेंस कर रही हैं अपने पर्टिकुलर, या आप उसमें अपना पर्टिकुलर मैसेज दे रही हैं। अब अगर लेट सपोज आप कोई स्कीम निकालती हैं, गरीबों की स्कीम निकालती हैं, तो उस स्कीम की प्रमोशन के लिए आप कभी भी किसी बड़े मॉल में नहीं जाएंगी, उस स्कीम की प्रमोशन के लिए आप छोटे इलाकों में जाएंगी, झुग्गियों में जाएंगी, कच्ची आबादी में जाएंगी। तो इसको आप कहते हैं कन्वेंस सैम्पलिंग, जहां पर आपके पास आपकी मर्जी के जो सैंपल है वो एक खास एरिया में ही आपको मिल रहा है। तो आप पहले से कन्वेंस्ड हैं और आप उनको कन्वेंस करने जा रही हैं अपने किसी पर्टिकुलर मकसद के लिए। जब आप सर्वे कर रही होती हैं, अगर आप लेट सपोज आप सर्वे करना चाहती हैं और आप सर्वे करना चाहती हैं कि क्या नाम 5 ब्रांड्स में से कौन सा ब्रांड सबसे आजकल लोगों को पसंद है, अगर आप ये सर्वे करने जा रही हैं, तो डेफिनेटली आप ऐसे इलाकों में जाएंगे ना जहाँ पे लोग ब्रांड ले सकते हो, पहन सकते हो। अगर आप ये सर्वे करने जाएं कि आजकल लोग कितनी मुश्किल से रह रहे हैं और उनकी अपनी अपनी डेली इनकम, अपनी डेली जरूरत पूरी हो रही है या नहीं हो रही, तो डेफिनेटली तब आप बड़े बड़े मॉल्स में नहीं जाएंगी, तब आप छोटी छोटी आबादियों में जाएंगी, ये पता करने के लिए कि क्या वो अपनी गुजर बसर प्रॉपरली कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका फोकस क्या है, आप पता क्या करना चाहते हैं। तो इसको आप कन्वेंस सैम्पलिंग कहती हैं, जब आप किसी पर्टिकुलर मकसद से किसी पर्टिकुलर जगह पर जाके अपनी सैम्पलिंग को परफॉर्म कर रही हो। इससे रिसर्चर्स को काफी आसानी हो जाती है। अब अगर लेट सपोज
मैं घरों में जा जाके पहले पता करूं कि आप लोग कितने ब्रांड्स पहन, अगर रैंडम सैम्पलिंग को मैं इस तरीके से करूं तो पहले मैं घरों में जाऊं, पता करूं कि क्या आप ब्रांड्स पहनते हैं, कितने पहनते हैं, फिर मैं उनसे पूछूं कि 5 में से आपको कौन सा ब्रांड पसंद है, तो ये मेरे लिए बहुत ही लीथल और बेकार बात हो जाएगी। इसमें हमें कन्वेंस सैम्पलिंग कैसे हेल्प करेगी कि मेरे लिए ईजी भी हो जाएगा और इससे मैं ज्यादा नंबर ऑफ डेटा भी कलेक्ट कर सकूंगी और ज्यादा बेहतर रिजल्ट भी हासिल कर सकूंगी। कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि इसमें आप सिलेक्शन कर रही होती हैं मेंबर्स की, किसी भी सैम्पलिंग टेक्निक्स में, जो कि आप किसी प्रॉपर स्टैंडर्ड के हिसाब से देख रही हो। आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है, एक पहले से सेट स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर आप अपने सैंपल को सेलेक्ट कर रही हैं। ऐसे में आप क्या करती हैं, इसमें आपके जो सैंपल्स होते हैं वो आपके बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स, कि आपके पास किस तरीके के आप काम कर रही हैं। इसमें आप सैंपल्स को सेम क्वालिटीज होनी चाहिए। टोटल पॉपुलेशन में आपके सैंपल्स में सेम, आपके जो सैंपल आप ले रहे हैं उनमें सेम क्वालिटीज होनी चाहिए। मैं आपकी इसकी बहुत सिंपल सी मिसाल देती हूँ। आपने बहुत दफा सुना होगा कि जब भी कोई कोई पोजीशन आती है तो साथ में उसके ऊपर आता है कि कोटा की 2 सीट्स हैं। उस कोटा की सीट्स में क्या होता है, लेट सपोज या तो वो डिसेबिलिटी पर कोटा होता है, तो अब पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग ब्लाइंड हैं, ये डिसेबिलिटी है, उस पोजीशन पर वो सारे ब्लाइंड लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है उस कोटा के सैंपल में सिर्फ वही लोग आएंगे जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी हो कि वो ब्लाइंड हो। तो ऐसे केस में आप कहते हैं कोटा सैंपलिंग, जब आप पूरे पॉपुलेशन में से पर्टिकुलर आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया है उस सेट स्टैंडर्ड के हिसाब से आप लोगों को सेलेक्ट कर रही हो, लेकिन वो लोग जिनके अंदर वो वाली प्रॉपर्टी मौजूद हो जिसको आप सेलेक्ट करिए। जैसे कि अगर आप ब्लाइंडनेस देख रही हैं तो उन लोगों में ब्लाइंडनेस हो। अगर आप ऐसा देख रही हैं कि क्या मैं कोई लोग जो है वो डेफ है, तो वो जो कोटा पर आएंगे सिर्फ वही लोग आएंगे जो डेफ होंगे, फिर ब्लाइंड लोग उस कोटा पर नहीं आ सकते। हाँ, लेकिन अगर आप सिर्फ डिसेबिलिटी के हिसाब से कोटा बना रही हैं, इरिस्पेक्टिव कि वो ब्लाइंड है, डेफ है या कुछ भी है, अगर उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है और आप सिर्फ डिसेबिलिटी पे कोटा बना रही हैं, तो पूरे पाकिस्तान, पूरे यूएस या पूरे उस मुल्क के जितने भी डिसेबल लोग होंगे वो उसके लिए क्वालिफाई करते होंगे कि वो उस सैम्पलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। तो इसको आप कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। ओके, उसके बाद आता है जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग हमेशा किसी पर्पस पे की जाती है, पर्पसफुल सैम्पलिंग भी आप इसे कह सकते हैं। ये आपके पास जो पर्पसफुल सैम्पलिंग है या जजमेंटल सैम्पलिंग है, ये हमेशा आपके जो रिसर्चर होता है, यानी कि जो शख्स काम करने की नीयत रखता है, जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहा होता है, वो प्योरली उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। वो इस बात को कंसिडर करता है, ये उसके मतलब ये उसकी जजमेंट है कि उसको किस तरह की स्टडी के लिए कैसे लोग चाहिए। उसको पता होना चाहिए, मतलब उसकी ये अपनी जजमेंट है कि उसको टारगेट ऑडियंस के बारे में इंफॉर्मेशन हो। अगर मैं ऐसे कहूँ कि कोई रिसर्चर है और वो हमारे पास कि लोगों की इंटरेस्ट, कि उनका कितना इंटरेस्ट है पढ़ने में, अगर लेट सपोज मैं ये देखना चाहूँ कि लोगों का कितना इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में मास्टर्स करने में, तो ये मैं प्रॉपरली एक स्टडी पर आ रही हूँ ना। अब अगर मैंने ये सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर काम कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं लोगों से अगर ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आप केमिस्ट्री में मास्टर्स में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, और जिनका रिस्पॉन्स होगा नो, मैं वो सारे नो वालों को, मतलब अगर लेट सपोज पहले मैं लोगों से पूछा मास्टर्स में इंटरेस्टेड है या नहीं, तो जिनका भी सवाल का जवाब होगा नो, मैं उन सबको एक्सक्लूड कर सकती हूँ अपने सैंपल में। और मैं, क्योंकि मुझे तो स्टडी ये करनी है कि जिनको भी मास्टर्स का शौक है उनमें से केमिस्ट्री में कितने लोग मास्टर्स करना चाहते हैं, तो मैं अपने जजमेंटल थ्योरी के मुताबिक उन सबको एक्सक्लूड कर दूंगी जो मेरी मर्जी के खिलाफ आंसर देंगे। तो इसको कहते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग। जब मैं किसी चीज के बारे में पहले जजमेंटल हो, मतलब मैं इसके बारे में अपने आप को एक रिजल्ट अपने दिमाग में सोच चुकी हूँ, अब मैं सैम्पलिंग करने निकल रही हूँ, तो इसे जजमेंटल या क्या ना पर्पसफुल सैम्पलिंग या प्रपोजिव सैम्पलिंग भी कहते हैं, कि जिसमें मैं पहले प्रपोज कर रही हूँ कि मेरा क्या रिजल्टेंट की तरफ क्या चीज आएगी, तो इसको प्रपोजिव सैंपल, जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। ये स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है जब आप
किसी ऐसे मेथड पे काम कर रहे हो जिसको लोग पसंद ना करते हो, मतलब जिस पे लोग बात करना पसंद ना करते हो। अगर जैसे कि आप एड्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो लोग इस पे बात करना पसंद नहीं करते, आप ड्रग्स के ऊपर बात करें तो लोग बात करना पसंद नहीं करते। ऐसे वो सारे सेंसिटिव इश्यूज जिस पे लोग बात करना पसंद नहीं करते, उस पर आप लोगों को ट्रेस करके उनके इंटरव्यूज कर सकते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ये स्नोबॉल सैम्पलिंग कहलाती है। अदरवाइज आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं मगर वो आपका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इस बारे में तो कोई बात करना पसंद नहीं करता। तो जिन जिन भी पॉपुलेशन पर आपको डाउट है और जिसके बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, आप उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं बाय यूजिंग स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड। आपको सैम्पलिंग की इंपॉर्टेंस बताते हुए सिर्फ एक लाइन बताऊं तो वो ये है कि अगर लेट सपोज आप कभी मतलब मैंने ये किस्सा अपने कानों से सुना है कि किसी ने कई साल किसी डेटा पे काम किया और जब रिजल्ट गैदर हुए तो पता चला उसने तो सैंपल ही ठीक नहीं लिए थे। तो उसका वो सारा डेटा जो उसने कई सालों कलेक्ट किया था, कई सालों उस पर रिसर्च की थी, वो सब अब बेकार हो गया, क्योंकि अब वो उस डेटा पे बात नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो सैंपल था वो बेकार था, उसने सैंपल ही सही सेलेक्ट नहीं किया था। तो सैम्पलिंग की पूरे सिस्टमेटिक केमिकल एनालिसिस में इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर आपका सैंपल ही गलत हो तो फिर आपका लेने वाला सारा डेटा, भले आपने कितनी ही एक्यूरेसी से लिया हो, उस पर आप बात नहीं कर सकते, उस पर आप अपना रिजल्ट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा, सिस्टमैटिक केमिकल एनालिसिस में आपका सैंपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सबसे पहले सही सैंपल कलेक्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर लेट सपोज मैं लोगों की डेली वेज पे बात कर रही हूँ, या मैं लोगों की रहन सहन पर या उनको होने वाली परेशानियों पर, या लेट सपोज मैं ये बात कर रही हूँ कि जो लोग ज्यादा पढ़ते हैं उनके ऊपर उनकी पर्सनैलिटी कैसे डिफरेंट होती है इलिटरेट से, तो ये सब बात करने के लिए मेरा सैंपल बहुत प्रॉपर होना चाहिए। अगर मैं सही सैंपल मेथड सेलेक्ट नहीं करूंगी, प्रॉपरली सैंपल कलेक्ट नहीं करूंगी, तो मेरा रिजल्ट कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अगर लेट सपोज मैंने कोई ऐसा डेटा कलेक्ट करना है, मैंने यही डेटा कलेक्ट करना है कि पढ़े लिखे लोग गो के अंदर क्या कॉग्निटिव डिफरेंसेस आते हैं, क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स होती हैं, तो अगर मैं सारा का सारा डेटा जो है वो रैंडम कलेक्ट कर लूं, या सारा का सारा डेटा जो है मैं अनपढ़ लोगों से कलेक्ट कर लूं, तो मेरा तो सैंपल ही गलत है ना। मुझे तो पता ही नहीं है मुझे सैंपल कौन सा कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको कौन सा सैंपल कलेक्ट करना है, कौन से मेथड से सैंपल कलेक्ट करना है, तभी आप अपना सही रिजल्ट हासिल कर सकती हैं। इन केमिकल एनालिसिस सैम्पलिंग, या आप सर्वे या कुछ भी बात कर लें, उसमें सैम्पलिंग आपका बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। प्रॉपर सैम्पलिंग के बगैर आप कभी भी प्रॉपर रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। ओके, तो हम देख लेते हैं
अब हम आते हैं एरर्स इन केमिकल एनालिसिस। जब आप किसी भी चीज की एनालिसिस करती हैं तो उसमें आपको कौन कौन से एरर्स एट्रीब्यूट हो सकते हैं, कौन कौन से एरर इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, किन किन एरर का सामना करना पड़ सकता है, ये कहलाता है एरर्स इन केमिकल एनालिसिस। जब हम एरर्स की बात करते हैं तो एरर का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास, अगर हम इसको बहुत लेमन लैंग्वेज में देखें तो अगर लेट सपोज एक काम आप करें और एक वही काम आपकी अम्मी करें, तो वो जो डिफरेंस होगा ना आपकी अम्मी के उस पर्टिकुलर लेट सपोज स्टेक के या बारबेक्यू के बनाने में और आपके बनाने में, वो एक एरर है, वो आपका आपका एरर है क्योंकि आपको वो चीज उतनी अच्छी नहीं आती। एरर हमेशा वो होता है जो किसी भी काम में थोड़ा सा कोई मसला, कोई नुक्स, कोई परेशानी, कोई गलती रह जाए, वो एरर कहलाती है। ये ऑब्जर्व यानी कि जिसको आपने ऑब्जर्व किया, कैलकुलेटेड वैल्यू जिसको आपने कैलकुलेट किया, और एक्चुअल वैल्यू जो कि ट्रू वैल्यू है, जो कि नोन वैल्यू है, उससे जितना डेविएशन होती है, जितना फर्क होता है, वो एरर कहलाता है। लेट सपोज मुझे मालूम है कि पानी में जो लेड है वो 1.2 ppm है, मुझे मालूम है, ये मैंने एक बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से किया है और मुझे मालूम है कि इसमें 1.2 ppm लेड है। वही काम मैंने आपसे करवाया और आपने मुझे उसकी वैल्यू निकाल के दी 1 ppm। तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन 1.2 एंड 1, वो एरर है। ये 0.2 का जो डिफरेंस, 0.2 का जो एरर है वो आपका एरर है। ये इसको हम एरर कहते हैं, जो आपकी एक्चुअल प्रॉपर वैल्यू से डेविएटेड हो, एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट हो, वो आपका एरर कहलाता है। एरर को पता करने के, वैसे एरर को पता करना बड़ा मुश्किल काम है, मगर हम एरर को स्टैटिस्टिकली पता कर सकते हैं, स्टैंडर्ड से कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं, और हम उसको एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हैं। मैं इनको जरा क्विक सा बता दूं ताकि हम फिर एरर्स को डिस्कस कर सकें। अगर लेट सपोज आप में से एक लड़की ने काम किया और एरर आया, मतलब मैंने रिजल्ट देखे, मुझे लगा इसमें तो एरर है, मैंने क्या किया, आप में से दूसरी लड़की से काम करवाया, उसके रिजल्ट अगर ठीक था, तो इसका मतलब है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट चेंज किया और मुझे पता चल गया कि अच्छा एरर जो है वो रिमूव हो गया। इसका मतलब है कि एरर जो था वो मेरे एक्सपेरिमेंटल मेथड में था। बहुत दफा हम एरर को ऐसे भी रिमूव करते हैं या पता करते हैं कि हम उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू से जब हम उसको एनालाइज करते हैं तो पता चल जाता है कि अच्छा हमारी या तो हैंडलिंग एरर था या ये हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर था। एल्स फिर हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स लगा के हम पता करते हैं कि हमारा एरर कितनी रेंज में है। तो स्टैटिस्टिक्स के जो इसके मेथड्स हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट इसी क्लास में। टाइप्स ऑफ एरर, एरर की ये बेसिक 3 टाइप्स हैं। एक कहलाती है सिस्टमैटिक एरर, जिसको आप डिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, सिस्टमैटिक एरर जिसको आप डिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं। दूसरा होता है रैंडम एरर, जिसको आप इनडिटर्मिनेट एरर कहते हैं, इनडिटर्मिनेट एरर। तीसरा होता है ग्रॉस एरर, जिसको आप आउटलायर कहते हैं। तो बेसिकली एरर जो है वो इन 3 तरीके से इंट्रोड्यूस हो सकता है, या 3 तरीके का होता है। एक सिस्टमैटिक, दूसरा रैंडम, तीसरा ग्रॉस। इनके जो ऑल्टरनेट नेम्स हैं उनको बहुत ध्यान में रखिएगा। सिस्टमैटिक को हम डिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं, रैंडम को हम इनडिटर्मिनेट एरर कहते हैं, और ग्रॉस को हम आउटलायर कहते हैं। क्या चलते हैं, सिस्टमैटिक एरर पर हम आते हैं, जिसको हम डिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं। डिटर्मिनेट एरर का मतलब ये होता है कि ये वो एरर होता है जिसको आप डिटर्मिन कर सकते हैं, जिसको आप पता कर सकते हैं, जिसको आप एलिमिनेट करने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ये वो एरर होता है जिसको आप प्रिडिक्टेबल होता है, जो कि हमारे पास या तो कांस्टेंट होता है या प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, या ये कांस्टेंट होता है या ये प्रोपोर्शनल होता है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि इररिस्पेक्टिव आप थोड़े पे काम करें या ज्यादा पे, एरर एक जितना इंट्रोड्यूस होगा तो ये कांस्टेंट कहलाता है, ये कांस्टेंट सिस्टमैटिक एरर होता है। और प्रोपोर्शनल सिस्टमैटिक एरर ये होता है कि जब आपने थोड़ा अमाउंट लिया तो एरर थोड़ा था, ज्यादा अमाउंट लिया तो एरर ज्यादा था, और ज्यादा अमाउंट लिया तो एरर और ज्यादा था। ये प्रोपोर्शनल है। और ये वाइस वर्सा प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, ये डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी। इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि जब आपने वॉल्यूम कम लिया एरर ज्यादा था,
वॉल्यूम ज्यादा लिया, एरर कम था। ये क्या नाम है, इनवर्स प्रोपोर्शनल डिटर्मिनेट एरर है। अदरवाइज वॉल्यूम ज्यादा से एरर ज्यादा हो जाए, ये आपके पास प्रोपोर्शनल डिटर्मिनेट एरर है। ये आपके पास कांस्टेंट भी हो सकता है कि जैसे जैसे आप कुछ भी ले लें, अमाउंट कितना ही ज्यादा कितना ही कम लें, एरर जो है वो सेम रहे, तो ये आपका कांस्टेंट डिटर्मिनेट एरर होता है। सिस्टमैटिक एरर को डिटर्मिनेट इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप इसको डिटर्मिन कर सकते हैं, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको आप पता लगा सकते हैं, इसलिए इसको डिटर्मिनेट एरर कहते हैं। डिटर्मिनेट एरर हमेशा एक्यूरेसी को अफेक्ट करता है, ये प्रिसिशन पर अफेक्ट नहीं डालता। डिटर्मिनेट एरर हमेशा हमेशा आपकी एक्यूरेसी को हिट करता है, ये आपकी प्रिसिशन को खराब नहीं करता। इसके पास इसकी हमेशा वैल्यूज डिफाइंड होती हैं और इसका जो एरर का रीजन है वो स्पेसिफिक होता है। यदि हम डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी। इसका हमेशा एरर इंट्रोड्यूस करने का जो मेथड है वो स्पेसिफिक होता है, हमेशा किसी स्पेसिफिक कॉज की वजह से एरर इंट्रोड्यूस हो रहा होता है। अगर आप वो कॉज रिमूव कर दें तो एरर रिमूव हो जाता है। तो इसलिए ये हमेशा किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉज के साथ होता है और इसको आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। इसकी खास डेफिनेट वैल्यूज होती हैं। ये एरर जो है वो आपके एनालिसिस को या तो बढ़ा देता है या कम कर देता है, यानी कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है उससे आपकी वैल्यू या ज्यादा आती है या उससे कम आती है। तो या ये आपकी वैल्यू को बढ़ा रहा होता है या आपकी वैल्यू को कम कर रहा होता है। ये आपके रिजल्ट को स्कैटर नहीं करता, आपके रिजल्ट को डेविएट नहीं करता, आपके रिजल्ट को रैंडम नहीं करता, या आपके रिजल्ट को मतलब प्रॉपर एक रेंज में ही रखता है। पॉजिटिव सिस्टमैटिक एरर जो है वो हमारे पास ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं एज कम्पेयर टू नेगेटिव सिस्टमैटिक एरर के। पॉजिटिवली सिस्टमैटिक एरर का इंट्रोड्यूस होना मोस्ट प्रोबेबल, ज्यादा प्रोबेबल है एज कम्पेयर टू नेगेटिवली सिस्टमैटिक एरर का इंट्रोड्यूस होना। ये आपके पास कांस्टेंट और प्रोपोर्शनल होते हैं। सिस्टमैटिक एरर के बारे में ये बात याद रखिएगा, या तो ये कांस्टेंट रहते हैं या ये प्रोपोर्शनली चेंज होते हैं।